नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शहर के युवा अभिभाषक नमन सिंह सोलंकी। नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक युवा अभिभाषक जो होता है, वकालत के पेशे में पैर जमाने के लिए, एस्टेब्लिश होने के लिए कितना संघर्ष रहता है? एज अ फर्स्ट जनरेशन, मैं भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, तो यहाँ पर बहुत संघर्ष है। कम से कम 5 से 8 साल आपको यहाँ पर प्रॉपर जूनियरशिप करनी पड़ती है। उसके बाद ही आपकी लाइफ में कुछ होता है। एकदम से कोई भी नया केस एकदम से नहीं आ जाता है कि आप सोचोगे कि मैं कल कोर्ट जाऊंगा और मुझे केस मिलने लग जाएंगे, मैं जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे कॉम्पीट करूंगा। ये इतना इजी नहीं है। ये जो प्रोफेशन है बहुत टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है। और हमारे सर बोलते हैं वैसे कि आपके अंदर अगर आप पेशेंस है तो ही आप इस फील्ड में आएँ। और आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें लगता है कि हम लॉ ले लेते हैं, इसमें पैसा है, इसमें रिस्पेक्ट है, बट उसके पीछे जो संघर्ष है वो कोई नहीं देखता है। और मेरा आजकल के स्टूडेंट से बस यही है कि आप आ रहे हैं इस फील्ड में, बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी फील्ड है, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, सब नॉलेज मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना पड़ेगा। और अगर आपने संघर्ष का वाला रास्ता चुना है तो फिर डरने की क्या बात है, जो होता है सब अच्छा ही होता है। इस बात का कितना फ़ायदा मिलता है कि जो स्टूडेंट्स लॉ में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड सेम से ही वो कहीं पर किसी ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर सीखना शुरू कर देते हैं। इस बात का कितना फ़ायदा मिलता है? ये जो इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप पीरियड होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप उस टाइम नए नए के स्टूडेंट होते हो, एक तरीके से आप एक बच्चे होते हो, तब आप इस कोर्ट के इन्वायरमेंट में आते हो तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ों में अपने ढलने लगते हो। और फिर जब आपके पास जब एआई भी क्लियर करते हो, जब आप एडवोकेट बनते हो, तब फिर वो जो आपने इंटर्नशिप के 4-5 साल का पीरियड दिया है वो आपको तब काम आता है। वो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे कैसे कोर्ट में अपीयर होना है, मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे कैसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे मुझे जुडिशरी को रिस्पेक्ट करनी है, और कैसे मुझे अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें सब इंटर्नशिप में सीखने मिलती है। इंटर्नशिप में बहुत बार फाइल्स उठानी पड़ती हैं, बैग उठाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। ये सब एक नॉर्मल रिचुअल्स है और ये सब हम भी करते थे। मैंने भी इंटर्नशिप किया हूँ, 3-4 साल इंटर्नशिप किया हूँ। उसका बेनिफिट अब मिलता है जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, उस टाइम सर ने हमको ये बताया था, मैं सर के साथ गया था, सर ने ऐसा किया था। तो वो सारी चीज़ें अब मैं एज ए एडवोकेट जाता हूँ तो मुझे वो याद आती है, तो मैं फिर फाइल में उस तरीके से प्रोसीजर को आगे बढ़ाता हूँ। कुल मिला के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि कोई व्यक्ति पूरे 3 साल लॉ की पढ़ाई कर ले उसके बाद कोई ऑफिस ज्वाइन करे। उसके कंपैरिजन में ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट ये सोचेंगे मैं एडवोकेट बनकर ही कोर्ट में जाऊँ या मैं एग्ज़ाम क्लियर करके ही जज बनूँ, ये तो फिर मतलब ऐसा हो गया ना कि आपको उस चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं है, आपने वो एनवायरनमेंट देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि अंदर प्रोसीजर क्या चलता है, आपको पता ही नहीं है आपको वहाँ पर बिहेव कैसे करना है। और आप सोचोगे कि नहीं, मैंने डिग्री ले ली है, मैं जज बन गया हूँ और मैं डायरेक्ट जाकर अपनी वाली चलाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये प्रोफेशन बहुत अलग है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे सब कुछ टिका हुआ है। सीनियर्स की रिस्पेक्ट होती है। जुडिशरी बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप उनकी रिस्पेक्ट करें तो वो भी आपसे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और सारी चीज़ें चलती हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि वकालत सीखने के साथ साथ कोई इंटर्नशिप कर रहा है या लॉ पूरा करने के बाद अगर किसी ने ऑफिस ज्वाइन किया है, तो इस दौरान ड्राफ्टिंग सीखने का कितना इम्पोर्टेंस है, या हम कहें कि वकालत में ड्राफ्टिंग का कितना इम्पोर्टेंस है? सर, ड्राफ्टिंग जो है, ऐसा कहते हैं कि कोई सा भी केस है या कोई सा ही मैटर है तो ड्राफ्टिंग उसका पहला स्टेप है। आपको ड्राफ्टिंग आनी ही चाहिए। इंटर्नशिप के टाइम पीरियड में सीख जाओ तो बहुत बढ़िया है। जब आप कॉलेज में होते हो एक ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट भी होता है, आप उसमें सीख जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर हिंदी में चलता है, तो यहाँ पर हिंदी में सारी ड्राफ्टिंग होती है। मुझे भी कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से किया था, बट मुझे इंग्लिश में सारी ड्राफ्टिंग आती है तो मैं उससे कंपेयर करके थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। बट अगर आपको ड्राफ्टिंग नहीं आती है तो इस पेशे में ऐसा है सर कि जल्दी से जल्दी आप सीखें, क्योंकि ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहते हैं कि जितना अच्छा ड्राफ्ट होगा आपका केस उतना स्ट्रांग होगा। मेरा अगला प्रश्न है कि किसी भी वकील के लिए, या हम बात करें कि वकील के साथ साथ आम इंसान के लिए बेसिक लॉ को जानना कितना ज़रूरी है?
वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन में कि वकीलों के साथ साथ, वकीलों को तो खैर नॉलेज है, उनको लॉ आता है, उनके साथ साथ आम पब्लिक को, आम लोगों को बेसिक लॉ जानना कितना ज़रूरी है और क्यों? मेरे ख्याल तक मैं जो मानता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से आपको आपके राइट्स पता पड़ते हैं, आपको आपकी ड्यूटीज़ पता पड़ती है टूवर्ड्स नेशन, टूवर्ड्स आवर कंट्री, और एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत कुछ सीखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे आप एजुकेशन को आप बढ़ावा दे सकते हैं। आप खुद का माइंडसेट ग्रो होता है। आप जब किसी नए लोगों से मिलते हैं तो फिर आप उस तरीके से बिहेव करते हैं। सेकेंडली, आपको अगर लॉ का नॉलेज है तो आपको आपके राइट्स पता होंगे। आपको पता होगा अगर कहीं कोई वायलेशन हो रहा है आपके अगेंस्ट, तो आपको उसमें कैसे टेकल करना है। अभी जो चैट जीपीटी और सारी चीज़ें जो गूगल वगैरह है, मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनको अगर नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तो वो उसी टाइम गूगल पे या चैट जीपीटी पे पता करते हैं और फिर उनको उनका राइट्स पता पड़ते हैं। वो आके हमसे पूछते हैं कि सर क्या ऐसा ऐसा है, हम इसमें ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उन्हें गाइड करते हैं जो भी हमारा बेस्ट पॉसिबल होता है, क्योंकि हमने बुक से पढ़ा हुआ है, हमने उसका इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, तो फिर हमें उसकी बारीकियाँ पता है। बट अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा है, तो वो गूगल वगैरह से कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज लेता है, तो मेरा ये मानना है कि वो एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सोसाइटी को जब उनके राइट्स पता होंगे, उनके अगर कोई वायलेशंस हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट वो क्या कदम उठा सकते हैं वो पता होगा, तो सोसाइटी बहुत अच्छी हो जाएगी। वकीलों का क्या योगदान हो सकता है आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए, उनके राइट्स के लिए, या उनके लिए अधिकारों का हनन हो रहा है उसके प्रति उनको अवेयर करने के लिए वकीलों का क्या योगदान हो सकता है? सर, मेरे अकॉर्डिंग एडवोकेट्स जो होते हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, सब कोई भी उनके पास पार्टी आती है, वो उनसे अपने क्वेश्चंस रखते हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन्हें गाइड करते हैं। और इससे भी बेटर है, आजकल मैंने सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, उस पर पेजेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो रिसेंट जजमेंट्स होते हैं या रिसेंटली कुछ भी देश में हुआ होता है उसके ऊपर अपनी एक शॉर्ट वीडियोज़ या रील्स वगैरह बनाकर डालते हैं। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, उससे मतलब मैंने उसमें कमेंट सेक्शंस में भी देखा, मैं बहुत सारे पेजेस फॉलो करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे जो एक ऐसे लोग हैं जहाँ तक पढ़ाई नहीं पहुँच पाई है, बट वहाँ पर उन वीडियोस के थ्रू वो सारी जानकारी जा रही है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि एडवोकेट्स भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि आपके राइट्स क्या हैं और आप कैसे कोर्ट तक या आप अपने राइट्स के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। यही कुल मिलाकर अवेयरनेस के लिए इस तरह के वीडियोस बनाए भी जा रहे हैं और इससे अवेयरनेस आ भी रही है। नमन, मेरा अगला प्रश्न यह है कि युवा अभिभाषक जो अभी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या अभी रिसेंटली उन्होंने कंप्लीट किया है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि शुरुआत में तो बड़े जोश के साथ वकालत या कोई ऑफिस ज्वाइन कर लिया जाता है, लेकिन 2-3 महीने बाद या कुछ समय बाद बहुत नेगेटिविटी आती है और कई सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिन्होंने पूरी तरह से उसके बाद वकालत छोड़ दी है। तो आपका क्या मैसेज है ऐसे लोगों के लिए? मेरा यंग जनरेशन जो है उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोफेशन है पेशेंस मांगता है। मैं इस चैम्बर से, मैं जो मेरे सीनियर है राजेंद्र सिंह चौहान सर, उनसे मैं 2019 मतलब 7 से 8 साल हो गए तब से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है, यहाँ पर आपको सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। उसके बाद आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्री बैठे रहते हैं और उनका हंसी मजाक वगैरह चलता है, बट आपको ये देखना है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे क्या काम सीखना है और क्या काम नहीं सीखना है। ये सब अपने ऊपर है और यहाँ पर आना ज़रूरी है। जो भी मतलब स्टूडेंट्स जो लॉ में आते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम तो पूरा 5 साल या 3 साल कॉलेज करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट जुडिशरी एग्ज़ाम देंगे। मैंने अभी रिसेंटली 3-4 साल में ट्रेंड देखा है कि हर स्टूडेंट आ रहा है लॉ फील्ड में कि हमें जज बनना है, हमें जज बनना है। जज बनना है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लेकर आ रहे हैं, बट वो इतना ईजी नहीं है। उसके पहले आपको कोर्ट आओ,
आपको यहाँ का इन्वायरमेंट पता पड़े, उसके बाद आप जुडिशरी में जाएं। आप एग्ज़ाम देंगे, अभी वैसे भी 3 साल का रूल आ गया है, तो आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ही आपको नॉलेज मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने लॉ कर लिया बट AIB नहीं निकाली या फिर बार में मेंबरशिप नहीं ली, तो उनको वो जो 3 साल वाला पीरियड है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इंटर्नशिप करें, फिर उसके बाद जैसे ही लॉ होता है उसके बाद AIB क्लियर करें, उसके बाद फिर आप 3 साल प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर आप जुडिशरी के लिए अपीयर हों। आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, जुडिशरी में जाना चाहेंगे या आगे वकालत ही करना है, संक्षिप्त में बताएं। मेरी पर्सनल चॉइस है जुडिशरी, क्योंकि मैं जब 5th क्लास में था स्कूल में, तो मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे क्रिकेट से आज भी लगाव है। बट मैंने उस टाइम फिर क्रिकेट छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कुछ जजेस को देखा था, तो मुझे वो बहुत इन्फ्लुएंस किए थे कि यार मुझे भी सोसाइटी में जाना है। और मेरा नेचर भी ऐसा है कि मैं जहाँ सही होता है वो सही होता है, जो गलत होता है मेरे लिए गलत होता है। तो मुझे स्टार्टिंग से यही है, जब मैं स्कूल में हमें 8th क्लास में जब इंटरव्यू ऐसे होते थे तो हमें पूछा था खड़े होके कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मेरा बिना कोई सोचे समझे बस एक ही था कि मुझे जज बनना है। तो अगर मैं इतना लंबा पीरियड से कोई सा एक माइंड सेट लेकर आया हूँ और मेरी पूरी फैमिली में ना मम्मी के साइड ना पापा की साइड कोई भी इस फील्ड में नहीं है, तो मेरा ऐसा लगता है मुझे कि मुझे जज बनना ही है। मुझसे ठीक है, मैं अभी एडवोकेट हूँ, बट बहुत जल्दी मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा कि मैं एडवोकेट बन जाऊंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो अभी हम बात कर रहे थे शहर के युवा अभिभाषक नमन सिंह सोलंकी के साथ। हमने आपसे कई विषयों पर चर्चा की, पब्लिक अवेयरनेस के बारे में चर्चा की, जो यंग लॉयर्स इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा की। नमन, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।